तो इस कॉमिक की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इस दुनिया में काउंटलेस पावरफुल गॉड्स ने जन्म लिया और उन गॉड्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो एक स्टार को कट कर सकते थे और सूरज को निगल सकते थे। हालांकि इन हेवनली गॉड्स के एग्जिस्टेंस की वजह से सिविलाइजेशन को विकसित होना चाहिए था, पर इसका उल्टा हुआ और इन गॉड्स के बीच में वर्ल्ड्स और वर्ल्ड्स के लिए फाइट हुई, जिसकी वजह से कि ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगी और इसी के साथ काउंटलेस सिविलाइजेशंस भी। एक दिन इसी डिस्ट्रॉय हुई दुनिया ने एक सिस्टम को बनाया था इस टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए, जिसका नाम था सेंट मास्टर सिस्टम। उस सिस्टम के पैदा होते ही उस सिस्टम को एक हेवेंस की तरफ से मिशन मिला, जो कि था उसे अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढना और अपना मास्टर बनाना और इस गलत हिस्ट्री को दोबारा से लिखना और इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाना। इस मिशन के मिलते ही वो सिस्टम अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ी हेवेंस एंड वर्ल्ड्स लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के बीच में। सिस्टम कहती है मुझे कहाँ पर मिलेगा मेरे लिए एक सूटेबल होस्ट और मुझे कितने ईयर्स पास्ट जाना पड़ेगा मेरे लिए सूटेबल होस्ट को ढूंढने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो सिस्टम और आगे जाने लगती है, पर तभी उसके सिस्टम में भी एक नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम के लिए एक सूटेबल होस्ट मिल चुका है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने होस्ट की तरफ आगे जाने लगती है और एक जगह पर जाकर रुक जाती है। और अब हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक गहरी नींद में सोया हुआ होता है या फिर मेडिटेट कर रहा होता है। सिस्टम एमसी को देखकर कहती है तो क्या ये है सूटेबल होस्ट जिसे कि सिस्टम ने मेरे लिए ढूंढा है? ये देखने से तो ह्यूमन रेस का लग रहा है और कमज़ोर भी, पर कमज़ोर लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसा कहने के बाद सिस्टम एमसी की तरफ जाने लगती है उसके साथ मर्ज होने के लिए और उसके बाद वो एमसी के बॉडी के अंदर चली जाती है और कहती है अगर तुम ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी ताकि तुम मेरे लिए इस हिस्ट्री को रिपेयर कर सको। सिस्टम के एमसी के बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ देर बाद ही सिस्टम एमसी के बॉडी के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है और उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन एमसी सिस्टम, तुम्हारे साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है और तुम सेंट मास्टर सिस्टम के वर्जन 0.1 के होस्ट बन चुके हो। सिस्टम की आवाज़ को सुनकर एमसी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है क्या सिस्टम? सिस्टम कहती है हेलो, तुम वो लकी पर्सन हो जिसे कि मैंने चूज किया है और मैं एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंट मास्टर सिस्टम हूँ। तुम आज से मेरे होस्ट हो। वैसे तुम चिंता मत करो, वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, पर मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और इस दुनिया का सबसे ताकतवर मास्टर बना दूंगी और तुम इस चीज़ के लिए मेरी बातें मानना। सिस्टम ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके सिस्टम पर डिंग डिंग होती है और एक मैसेज आता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। अब एमसी को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और अपने कपड़ों को पहन लेता है, जिन कपड़ों में कि एमसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। एमसी सिस्टम से कहता है क्या तुमने अभी अपने आप को सेंट मास्टर सिस्टम कहा? सिस्टम कहती है हाँ, और ऐसा कहने के बाद अपने मन ही मन में सोचती है इस बंदे का ओरिजिन क्या है। ऐसा सोचने के बाद वो एमसी की इन्फॉर्मेशन को देखती है जिसे देखकर कि वो शॉक हो जाती है। अब हमें भी एमसी की इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसमें कि एमसी का नाम लिखा होता है चेन ये और ब्लड लाइन होती है ह्यूमन और टाइटल होता है ताओइस्ट का और उसकी आइडेंटिटी होती है इस हेवेंस और वर्ल्ड्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी की। और उसके कल्टीवेशन के जगह पर लिखा होता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन को मेजर ही नहीं किया जा सकता है। सिस्टम एमसी की इन्फॉर्मेशन को देखकर ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ, ये एमसी इस जगह पर क्यों छुपा हुआ था? सिस्टम कहता है एमसी से वेलकम होस्ट, आपका स्वागत है सेंट मास्टर सिस्टम के वर्जन 0.1 में। होस्ट आपको अभी पास्ट में 10,000 ईयर्स पीछे भेजा जाएगा और आपके पास में 10,000 ईयर्स पीछे जाते ही आपको एक मिशन मिलेगा जिसे कि आपको पूरा करना है और वो मिशन होगा आपको हेवेंस और वर्ल्ड्स को कॉन्करर करना है और आपको फ्यूचर में जो गॉड्स बनने वाले हैं उन्हें टीच करना है और इन सारी चीज़ों में आपके सिस्टम मदद करेगा। और जानकारी के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करें और जानकारी को देखें। इस बात को सुनकर एमसी स्क्रीन पर डबल टैप करता है और उसे जिन लोगों को डिसेबल बनाना होता है उनकी जानकारी देखने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इन लोगों को पहले भी कहीं पर देखा है। ऐसा कहने के बाद एमसी अपने मन ही मन में सोचता है ह्यूमन एम्परर, डीमन इंसेक्टर और डीमन सेन ये सभी फियरलेस और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसका मतलब है कि ये सभी हेवेंस में काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे। सिस्टम कहती है मास्टर एमसी में काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हूँ और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी। मैं जल्द ही कोई तरीका ढूंढती हूँ जिसकी मदद से कि मैं सिस्टम को आपके साथ अनबाइंड कर सकूँ। तो प्लीज़ लॉर्ड एमसी मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में आपको प्रोवोक नहीं करना चाहती थी। एमसी कहता है वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हारी मेरे साथ बाइंडिंग करने की वजह से थोड़ी बहुत परेशान हो, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सिस्टम नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर सिस्टम शॉक हो जाती है और कहती है क्या आपने क्या कहा अभी? एमसी कहता है वैसे तो मुझे पता नहीं है कि मेरे पास्ट में जाकर उन गॉड्स को अपना अप्रेंटिस बनाने से
इस वर्ल्ड के टाइमलाइन के रिपेयर होने से क्या लेना देना है, पर यह सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहने के बाद एमसी टाइम एंड स्पेस के बैरियर को ब्रेक कर देता है। इस चीज़ को देखकर सिस्टम शॉक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कि होस्ट, क्या आप सच में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है? एमसी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और अब चलो चलते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ भाग रही होती है। अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये 9th प्रिंसेस होती है जुआन युआन की और इसका नाम है जी किन फान। वो जो 9th प्रिंसेस होती है वो ऐसी भागी रही होती है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। और इस चीज़ को देखकर उसके साथ जो वो 2 लड़कियां होती है वो उसे गिरने से बचा लेती है। उन 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती है, योर हाईनेस, आप बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, जैसे ही हम इस स्नोई माउंटेन से बाहर चले जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है, ये प्रिंसेस के गार्ड्स होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है बाइलू और दूसरे का नाम होता है लुयाओ। प्रिंसेस कहते हैं, मैं ठीक हूँ। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई छुरिकेन से अटैक कर देता है और उस छुरिकेन के अटैक को ये प्रिंसेस की गार्ड देख लेती है और उसे ब्लॉक कर लेती है और कहती है, योर हाइनेस बी केयरफुल। प्रिंसेस कहती है, यह लोग हमारे पीछे इतने जल्दी कैसे आ गए? अब हम लोगों को उन लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों ने कि प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया होता है और उनके बारे में बताया भी जाता है कि ये लोग होते हैं 12 शैडो गार्ड्स। 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, तुम्हारे मेरिडियन शैटर हो चुके हो और तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी तुम्हारे पास नहीं है और उसी के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है, पर फिर भी तुम स्पिरिट स्टोन पर भरोसा रखकर हम लोगों से बचकर भाग रही हो 3 दिन और 3 रातों से। सच में 9th प्रिंसेस, तुम एम्परर जुआनियो निंगडे की होपफुल डॉटर हो। अब सीन शिफ्ट होता है और उसी स्नो माउंटेन के दूसरे किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टाइम पोर्टल खुला होता है और उस पोर्टल से एमसी और सिस्टम बाहर आते हैं। एमसी तो अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है उस टाइम टनल से, पर सिस्टम उस टाइम टनल से बाहर आते ही जमीन पर गिर जाती है, जिस चीज़ को देखकर एमसी कहता है, सिस्टम तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए था टाइम टनल से आते वक्त, वरना तुम गिरती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर आ ही नहीं सकती? सिस्टम कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ऐसी बात है ना कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है आपके बॉडी के अंदर एंटर करने की। सिस्टम की इस बात को सुनकर एमसी अपने बॉडी के अंदर सिस्टम को घुसाने लगता है और इस चीज़ को देखकर सिस्टम कहते हैं, मास्टर आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा कहने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर एमसी रुकता नहीं है और उसे अपने बॉडी के अंदर घुसा लेता है। ऐसा करने के बाद एमसी पीछे पलट कर देखता है और कहता है, ह्यूमन सोवर्जिंग रिलम, तो ये 100,000 ईयर्स पहले ऐसा दिखता था, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं आया हूँ। ऐसा कहने के बाद एमसी 9th प्रिंसेस की पिक्चर को देखने लगता है और कहता है, फ्यूचर में हुआंग जी क्विन फान हेवेंस और सभी रिलम्स में अपने लिए एक प्लेस को ऑक्यूपाई करने वाली है, पर उससे पहले अभी ये मेरी अप्रेंटिस बनने वाली है। सिस्टम कहते हैं, मास्टर अभी सिस्टम का करंट वर्जन अपने लोएस्ट लेवल पर है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से सिस्टम अभी टारगेट के करंट लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकता है, पर इतना तो पता लगा ही सकता है सिस्टम की वो इस स्नो माउंटेन पर है। एमसी पीछे पलटकर एक डायरेक्शन की ओर देखने लगता है और कहता है, मुझे उस तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, चलो उस तरफ चलते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, एमसी पीछे पलटकर एक डायरेक्शन की ओर देखने लगता है और कहता है, मुझे उस तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, चलो उस तरफ चलते हैं। अब सीन चेंज होता है और 12 गार्ड के लीडर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, सच में आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। 2 लॉयल गार्ड्स फाइट कर रहे हैं अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बस इतना ही नहीं, बल्कि वो 2 लॉयल गार्ड्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सच में तुम दोनों को क्या लगता है कि ये प्रिंसेस इस चीज़ के लायक है? प्रिंसेस कहती है, अपने दोनों गार्ड से जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों भी मेरे साथ मारे जाओगे। 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, नन प्रिंसेस तुमको क्या लगता है कि हम इन दोनों तुम्हारे गार्ड्स को भागने देंगे यहाँ से? 12 शैडो गार्ड्स, जाओ और जाकर 9 प्रिंसेस के ऊपर अटैक करो और उसे जान से मार डालो, उसके साथ उसके उन दोनों गार्ड्स को भी जान से मार डालना। इस बात को सुनकर 12 शैडो गार्ड्स 9 प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगते हैं, पर तभी आसमान से कोई बंदा आने लगता है और वो बड़ी स्पीड के साथ ज़मीन पर लैंड करता है और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं होता है, वो होता है हमारा एमसी। एमसी को देखकर 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, तुम कौन हो? एमसी सबसे पहले 9 प्रिंसेस की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी को देखकर 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, एक ताओइस्ट प्रीस्ट, क्या तुम जुआन युआन के रेस्क्यूअर हो जो कि 9 प्रिंसेस को बचाने के लिए आया है हमसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहीं पर ही मार डालूंगा। एमसी इस बात को सुनकर कहता है, ये कुत्ते कितने ज़्यादा तेज़ी से भौंक रहे हैं, लगता है कि इन्हें चुप करना होगा। एमसी की ऐसे डरावनी बातों को सुनकर सिस्टम कहती है, मास्टर मैं आपको ये बात याद दिला देना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो कि आपकी पावर्स को हैंडल कर सके। एमसी कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये बात मुझे पता है। ऐसा कहते हुए एमसी एक नीचे से पत्थर उठा रहा होता है। एमसी उस पत्थर को उठाने के बाद अपने हाथ में रखता है और अपनी थोड़ी सी पावर का यूज़ करते हुए उस पत्थर को 12 शैडो गार्ड्स की तरफ शूट कर देता है। एमसी की उस पत्थर को शूट करने की वजह से दिखाया जाता है
वो सारे के सारे 12 शैडो गार्ड्स राख में बदल जाते हैं और इसी के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाइन्थ प्रिंसेस कहते हैं ये बंदा, और ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। नाइन्थ प्रिंसेस की एक गार्ड कहती है एमसी से, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। हम लोग जोनियन डायनेस्टी के गार्ड से हम लोग नहीं जानते कि एक्सीलेंसी आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्या प्लीज़ आप अपने बारे में बता सकते हैं। एमसी उन दोनों गार्ड्स की बातों को इग्नोर करता हुआ नाइन्थ प्रिंसेस के पास जाता है और उसके गाल पर से मिट्टी को हटाते हुए कहता है ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी है पर ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो कि जिगमिन फान है या फिर नहीं। सिस्टम कहती है होस्ट इसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली गई है, ये जिगमिन फान ही है। एमसी को नाइन्थ प्रिंसेस के पास देखकर उसके एक गार्ड कहते हैं सर आप ये क्या कर रहे हो। एमसी इस बात को सुनकर कहता है मैं यहाँ पर जिगमिन फान को ले जा रहा हूँ अपने साथ। ऐसा कहने के बाद एमसी वहाँ से जिगमिन फान को उठाकर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जोनियन डायनेस्टी के जेंगियांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एमसी ने कोई रेंट पर रूम लिया होता है और उस रूम के अंदर बाथटब में नाइन्थ प्रिंसेस को रखा होता है और कुछ हर्ब्स को उस बाथटब में डालते हुए कहता है फ्लाइंग स्टार, स्नो लोटस, फैंगमिंग ग्रास, सॉइल्ड फ्लावर। ऐसे ही एमसी काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स के नाम लेकर उस बाथटब में डाल रहा होता है। इस चीज़ को देखकर सिस्टम कहती है डाओई, हुआंग शेंग, गो, यान, सोल, चिन, लैन ये सभी हेवेंस और 10,000 रिलम्स में भी काफ़ी ज़्यादा रेयर हेवेनली मटेरियल्स है। तो क्या सच में आप इन सारे मटेरियल्स को इसके ऊपर यूज़ करने वाले हो होस्ट। एमसी कहता है मुझे पता है कि तुम किस चीज़ की चिंता कर रही हो, पर इसके पास मेरी डिसिपल बनने के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी क्वालिफिकेशंस है और इसलिए मैंने इसके बॉडी में जो पॉइजन है उसका एडवांटेज उठाते हुए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है और इसके मैरोस को वॉश कर रहा हूँ। सिस्टम कहते हैं पर फिर भी अभी भी ये एक टीनेजर है, तो क्या आपको लगता है कि ये इतने सारे ट्रेजर्स की एनर्जी को हैंडल कर पाएगी। एमसी कहता है चलो तुम उन सारी बातों को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। एमसी कहता है पिछली बार तुमने किसी लॉट से सिस्टम के बारे में मेंशन किया था। सिस्टम कहते हैं तो फाइनली होस्ट आपको याद आ ही गया है इस बारे में। अभी आपके पास एक लॉटरी ड्रॉ चांस है, तो क्या आप इसे ड्रॉ करना चाहेंगे। एमसी कहता है तो फिर ठीक है इसे ड्रॉ करो। सिस्टम कहते हैं ठीक है। ऐसा कहने के बाद सिस्टम एमसी के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लेकर आ जाती है जिसमें कि एक लॉटरी वाला जो फंक्शन होता है वो दिख रहा होता है और सिस्टम कहती है होस्ट अगर आपको लॉटरी को ड्रॉ करना है तो फिर अपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। एमसी कहता है ठीक है और ऐसा कहने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता है। एमसी के ऐसा करते वो जो स्पिनर होता है वो घूमने लगता है और सिस्टम यहाँ पर कह रही होती है कि गोल्डन आ जाना प्लीज़, गोल्डन बॉल आ जाना। पर देखा जाता सिस्टम की ये दुआ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है और वो जो स्पिनर का डायल होता है ना वो पर्पल बॉल के ऊपर जाकर रुकता है और सिस्टम कहती है अरे नहीं पर्पल आ गया, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कहते हुए वो सिस्टम के अंदर जा रही होती है। एमसी ने जो ड्रॉ किया होता है उससे जो रिवॉर्ड मिला होता है वो पर्पल बॉल वो निकालने के लिए। सिस्टम उस पर्पल बॉल को निकाल ही रही होती कि तभी एमसी अपने हाथ को सिस्टम की स्क्रीन विंडो को तोड़ते हुए उस सिस्टम के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर कि सिस्टम शॉक हो जाती है और उसे वार्निंग पर वार्निंग की नोटिफिकेशन आई जा रही होती है एमसी के ऐसा करने की वजह से। और यहाँ पर एमसी उस गोल्डन बॉल को अपने रिवॉर्ड के रूप में निकाल लेता है और उस गोल्डन बॉल को देखकर कहता है ये आर्टिफैक्ट इतना भी बुरा नहीं है। सिस्टम उस स्क्रीन विंडो से बाहर आते हुए कहती है मास्टर आप ऐसे अपनी स्ट्रेंथ की मदद से कुछ भी नहीं कर सकते, ये लॉटरी सिस्टम रैंडम होता है और इसलिए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एमसी कहता है तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिस्टम वहाँ पर एक कोने में जाकर रोने लगती है और कहती है ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके इस चीज़ को करने की वजह से लॉटरी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और जिसकी वजह से कि आप अब लॉटरी फंक्शन को कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एमसी कहता है ठीक है मैं अगली बार इस चीज़ पर ध्यान दूंगा। अभी चलो जिगमिन फान उठने वाली होगी तो इस वजह से हमें उसके लिए कपड़ों को तैयार कर देना चाहिए उसके पहनने के लिए। सिस्टम कहते हैं ठीक है होस्ट। अब सीन शिफ्ट होता है और जिगमिन फान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जाग जाती है और कहती है मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 12 शैडो गार्ड्स मेरा पीछे कर रहे थे कुछ दिनों से और मेरे गार्ड्स मुझे डेस्परेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे और एक मिस्टीरियस टाउट आसमान से आया और उसने मुझे बचाया। तो क्या इसका मतलब है कि अभी मैं मेरे पैलेस में हूँ। नहीं, ये दिखने में मेरे पैलेस की तरह तो नहीं लग रहा है, पर मेरे बॉडी से मेरा पॉइजन निकल चुका है और इसी के साथ मेरे मेरिडियंस भी ठीक हो चुके हैं। एमसी कहता है ओ तो तुम जाग गई। एमसी की आवाज़ को सुनकर जिगमिन फान घबराते हुए पीछे पलटकर एमसी की ओर देखती है। एमसी कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और वैसे तुम्हें अभी नीचे बैठ जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारा बहुत कुछ दिख रहा है। जिगमिन फान एमसी की बात को सुनकर बाथटब के अंदर शर्माते हुए बैठ जाती है और एमसी की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है ये तुम्हारे कपड़े, इन्हें जल्दी से पहने और मेरे पीछे आओ। एमसी की बात को सुनकर जिगमिन फान उन कपड़ों को पहन लेती है और एमसी के पीछे आते हुए कहती है तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने मेरे जैसे एक यूजलेस पर्सन की जान क्यों बचाई जिसके कि मेरिडियंस भी टूट चुके हैं। एमसी कहता है मैंने तुम्हारे मेरिडियंस को रिपेयर कर दिया है और अब तुम यूजलेस पर्सन नहीं हो, तो इसलिए अब तुम्हें खुद को यूजलेस पर्सन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिगमिन फान कहते हैं तो क्या तुमने मेरे मेरिडियंस को रीशेप किया है।
क्या तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो? एमसी कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम 9th डॉटर और जोआनियन डायनेस्टी के एम्परर की। तुमसे पहले जोआनियन डायनेस्टी के एम्परर के पास 8 सन है और तुम उसकी 9th डॉटर हो। तुम्हें बचपन से मार्शल आर्ट काफी ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और इस चीज की वजह से एम्परर तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करते थे। पर एक दिन सडनली तुम्हारी कल्टिवेशन खत्म हो गई और जिस चीज की वजह से कि तुम एक वेस्ट बन गई। जी क्वीन फान कहते तुम इस तरीके से बातें करना बंद करो और मुझे पता है कि तुमने मेरे मेरिडियंस को रिस्टोर क्यों किया है ताकि तुम जोआनियन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के साथ नेगोशिएट कर सको। एमसी कहता है तुम्हारा टैलेंट अभी भी तुम्हारे पास है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिबिल्ड किया जा सकता है, तो क्या तुम तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उस चीज का रिवेंज नहीं लेना चाहोगे? एमसी ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी एमसी को सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है जो कि होता है जी क्वीन फन को बोट डाउन कराना। एमसी अगर ऐसा कर लेता है तो फिर उसे इस टास्क के रिवॉर्ड के रूप में 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। जी क्वीन फन रोते हुए कहती है हाँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, पर एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर मेरी वर्शिप करो एक टीचर के रूप में। एमसी के एनर्जी को रिलीज करने की वजह से जी क्वीन फन अपने घुटनों पर आ जाती है और सिस्टम कहती है मास्टर जी क्वीन फन की भी इच्छा होनी चाहिए आपकी वर्शिप करने की एज अ टीचर, तभी जाकर आपका टास्क पूरा होगा। एमसी कहता है ओ तो क्या ऐसी बात है? ऐसा कहते हुए एमसी अपने ओरा को रिलीज करना बंद कर देता है। एमसी जैसे ही अपने ओरा को रिलीज करना बंद कर देता है वैसे ही जी क्वीन फान अपने मन ही मन में सोचती है यहाँ तक कि मेरे फादर और एल्डर्स भी इतना ज़्यादा खतरनाक ओरा रिलीज नहीं कर सकते। मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बॉडी और मेरी सोल क्रश होने वाली है। एमसी कहता है मैंने तुम्हारी स्नो माउंटेन पर जान बचाई और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे डिटॉक्सिफाई किया और तुम्हारे मेरेज को रीशेप किया, बस इसलिए ताकि मैं तुम्हें अपने टेक्निक्स को पास ऑन कर सकूं। अगर तुम फ्यूचर में अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर मेरी वर्शिप करो एज अ टीचर। जी क्वीन फान कहते हैं मैंने सुना है कि इविल कल्टिवेटर्स अपने डिसिपल्स के बॉन्ड्स और सोल को रिफाइन करते ताकि वो इमोर्टल बन सके, और वैसे भी आफ्टर ऑल मैं एक रॉयल फैमिली के मेंबर हूँ जिसकी वजह से कि मेरे अंदर रॉयल ब्लड है, तो तुम जरूर से ही मेरे रॉयल ब्लड के पीछे होगे। एमसी कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पता है? वैसे तो तुम 9th डॉटर और जोआनियन डायनेस्टी के एम्परर की और तुम्हारा अपीयरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है और उसी के साथ तुम्हारा ब्लड भी प्योर है, पर मेरी नज़रों में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं तुम्हें हार्म पहुंचाना ही चाहता तो फिर मैं तुम्हें ठीक क्यों करता, और वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने डिसिपल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जी क्वीन फन कहती है हाँ पर मैं ही क्यों, और इस चीज़ का रीज़न क्या है? एमसी कहता है रीज़न मेरा डिसिपल बनने के लिए तुम्हारे पास एप्टीट्यूड और टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहूँगा क्या तुम मेरी डिसिपल बनना चाहोगी? वैसे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करती हो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एमसी कहता है वैसे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करती हो। अब सीन चेंज होता है और दाव पैलेस के मेन हॉल के इनसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जी क्वीन फान अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और कहती है चलो मैंने रिकवर कर लिया। देखो यार यहाँ पर किस चीज़ को रिकवर करने की बात हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है कि किस चीज़ को रिकवर करने की बात हो रही है। चलो अब मुझे मेरे मास्टर से बात करने के लिए जाना चाहिए। और अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन एमसी ने पूछा था जी क्वीन फान से कि वो उसकी डिसिपल बनेगी या फिर नहीं। तो अब हमें बताया जाता है कि जी क्वीन फान ने उस दिन हाँ कर दिया था एमसी की डिसिपल बनने के लिए। जी क्वीन फान ने जैसे ही एमसी की डिसिपल बनने के लिए हाँ कहा था वैसे ही एमसी सीधा उठाकर उसे डाउ पैलेस में लेकर आ चुका था। ये सब कुछ जी क्वीन फान हमें बता रही होती है और आगे वो हमें बताते हुए कहती है इस डाउ पैलेस की स्पिरिचुअल एनर्जी 100 टाइम्स ज्यादा है स्पिरिचुअल सीक्रेट माउंटेन से, जिसकी वजह से कि मैं 3 दिनों के अंदर ही रिकवर हो गई। ये सब कुछ जी क्वीन फान हमें बताते बताते एमसी के पास आ चुकी होती है और एमसी जी क्वीन फान को देखकर कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने 3 दिनों में ही रिकवर कर लिया। जी क्वीन फान कहते हैं थैंक यू मास्टर मुझे इस दाव पैलेस में लेकर आने के लिए, जिसकी वजह से कि मैं अपने मोटर रिलम की कल्टीवेशन को कंप्लीट कर पाई और अब तो मैं ऑलरेडी अपने स्पीड सी को भी फील कर पा रही हूँ। आपकी ये डिसिपल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि ये जल्दी अपनी ब्लू स्पीड सी को हासिल कर लेगी और अब तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके साथ मैं पर्पल स्पीड सी को भी हासिल कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर एमसी उसके सर पर मारता है और कहता है ये ब्लू स्पीड सी पर्पल स्पीड सी कुछ भी नहीं है तुम्हारे टैलेंट के सामने, तुम्हें गोल्डन स्पीड सी को हासिल करना है। जी क्वीन फान इस बात को सुनकर रोने वाला मुंह बना लेती है और कहती है आप क्या पागल वागल हो चुके हो जो आप गोल्डन स्पीड सी को हासिल करने की बात कर रहे हो, मेरे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है। एमसी जी क्वीन फान की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। सिस्टम कहती है मास्टर आपने जो टास्क कंप्लीट किया था उसका रिवॉर्ड आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए, और हाँ आपको एक और न्यू टास्क मिला है तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे? एमसी कहता है हाँ दिखाओ मुझे। अब एमसी को जस्ट टास्क मिला होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इस टास्क में एमसी को जी क्वीन फान की मदद करनी है ह्यूमन एम्पर की इनहेरिटेंस को हासिल करने में। अगर एमसी ऐसा कर
लेता है तो फिर उसे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे रिवॉर्ड के रूप में। जिको इनफान कहती है गोल्डन स्पिरिट सी मास्टर, क्या आपकी रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही नहीं है? एमसी कहता है गोल्डन स्पिरिट सी, मेरे डिसिपल के रूप में मैं चाहता हूँ कि तुम इस रीलम को रीच करो। एमसी कहता है अब जबकि तुम मोटर रीलम में पहुंच चुके हो तो अब ये टाइम है तुम्हारी ट्रेनिंग का। जिको इनफान कहते हैं मास्टर किस तरह की ट्रेनिंग? एमसी कहता है चलो वापस एम्पायर में चलते हैं, वहीं पर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह की ट्रेनिंग करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और किसी इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिको इनफान कहती है इस बंदी का नाम यूक विंगजुआन है और ये युंगलुआन होली लैंड से आती है, जो कि अपने 18 साल की उम्र में ही पर्पल स्पिरिट सी के पीक तक पहुंच चुकी है और इसे इस ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड में सभी लोग एक जीनियस की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। एमसी कहता है ये भी क्वालिफाई नहीं है। जिको इनफान कहते हैं मास्टर ये लड़की ग्रेटर सिस्टर है ली यानहान की और इसने सिर्फ अपने 18 साल की उम्र में ही पर्पल स्पिरिट सी को हासिल कर लिया था और अभी ये अपने स्पिरिट सी के स्ट्रेंथ के पिनेकल पर है। एमसी कहता है ये भी क्वालिफाई नहीं है। ये दोनों ऐसे बातें कर ही रही होती कि तभी उनके पीछे जो दो बंदे होते हैं उनमें से एक कहता है अरे देखो यहाँ पर जोनियन डायनेस्टी और बाई युनजिंग के लोग आ गए। दूसरा बंदा कहता है अब लगता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। और हाँ देखो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो 12 शैडो गार्ड्स थे ना वो बाई युनजिंग के ही लोग थे। अब दिखाया जाता है जोनियन डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस को जिसका नाम होता है जीबो और अब बायुनजिंग के लीडर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है मिंगयू। बायुनजिंग का लीडर कहता है थर्ड प्रिंस हमने तो आपको ऑफेंड नहीं किया तो फिर आप हमारे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो? थर्ड प्रिंस कहता है बायुनजिंग के लीडर तुमने मेरे सिस्टर के पीछे उसका पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा और अब वो मिसिंग है और अब हमें उसके बारे में ये भी नहीं पता है कि वो मर चुकी है फिर जिंदा है। बायुनजिंग का लीडर कहता है थर्ड प्रिंस तुम शांत हो जाओ, तुम जानते हो कि हम लोग पैसे लेकर लोगों को मारते और दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं और जहाँ तक बात रही तुम्हारी सिस्टर की तो वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे कि हमने पूरा किया। अगर तुम्हें गुस्सा उतारना ही है अपना तो उसके ऊपर उतारो जिसने कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस बात को सुनकर जियो कुनफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बायुनजिंग के लीडर एमसी कहता है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पॉइजन देकर हंट करने की कोशिश की गई थी, ये पॉसिबल है कि तुम्हारा कोई ना कोई भाई इन सारी चीजों में शामिल है। जियो कुनफान कहते हैं हम इन बातों को समझ सकती हूँ पर इस बायुनजिंग के लोगों ने मेरी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था इसलिए मैं जियो कुनफान इससे आगे कुछ कहती उससे पहले एमसी उसके सर पर पेट करते हुए कहता है तुम्हारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे पर फिर भी अब तुम कल्टिवेट कर सकती हो तो इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा मेरे होते हुए इस हेवेंस और वर्ल्ड्स के अंदर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बुली कर सके मुझे छोड़कर। जिकुनफान एमसी की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर जिकुनफान को आपके ऊपर विश्वास है कि आपके होते हुए उसके साथ ऐसा दोबारा करने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो शॉक हो जाती है और एमसी से कहती है मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है? एमसी कहता है क्या कि मेरे कहने का क्या मतलब है? जिकुनफान कहते हैं यही कि आपके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई भी बुली नहीं कर सकता है। एमसी कहता है हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। तो जिकुनफान इस बात को सुनकर सदमे में चली जाती है और कहती है तुम किस तरह के हरामी मास्टर हो जो कि अपने डिसिपल को बुली करना चाहते हो। सिस्टम कहती है मास्टर आपके आसपास एक खतरा पाया गया है। एमसी कहता है मेरे लिए या फिर जिकुनफान के लिए? सिस्टम कहते हैं मास्टर आपके लिए। सिस्टम के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है हे टाविस्ट क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? जिकुनफान उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम तो रेड लोटस डीमन लॉर्ड की डॉटर और ली होंग शोंग कहते हैं हाँ मैं वही हूँ जो कि तुमने अभी अभी कहा। तो अब देखो मैं तुम लोगों को स्पीड सी के बारे में बता देता हूँ। स्पीड सी को 5 कलर्स में डिवाइड किया गया है और ये स्पीड सी कल्टिवेटर्स के अपर लिमिट को शो करती है कि वो कल्टिवेटर्स फ्यूचर में कितने ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट को हासिल करेंगे। ज़्यादातर कल्टिवेटर्स के पास ब्लू और रेड स्पीड सी होती है। पर्पल स्पीड सी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सेक्स के इनर डिसिपल्स के पास होती है जो कि अभी पर्पल स्पीड सी वाले डिसिपल्स नहीं दिखे हजारों सालों से बड़े बड़े सेक्स में भी। और जहाँ तक बात रही गोल्डन स्पीड से वाले बंदों की तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा गोल्डन स्पीड से के ऊपर भी एक स्पीड से आते हैं जो कि लेजेंडरी स्पीड सी और हजारों सालों में भी लेजेंडरी स्पीड सी वाले बंदे देखने को मिलना काफी ज्यादा रेयर है। तो बैक टू स्टोरी जिकुनफान कहती है तुम मेरे मास्टर के साथ क्या करना चाहती हो? ली होंग शोंग कहती है लिटिल गर्ल मैं तुम्हारे मास्टर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। ऐसा कहने के बाद ली होंग शोंग एमसी के ऊपर एक सीडीसिंग टेक्निक का यूज करते हुए कहती है मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? ऐसा कहने के बाद वो अपने मन में सोचती है मेरे इस सेड्यूसिंग टेक्निक से तुम बच नहीं सकते, भले ही तुम एक मोंगी क्यों ना हो पर फिर भी तुम्हें मेरे स्कर्ट के नीचे मेरी वर्शिप करनी होगी। ली होंग शोंग की ऐसी हरकतें देखकर जिकुनफान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और एमसी कहता है यहाँ से चली जाओ। ली होंग शोंग एमसी की इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने अभी? एमसी कहता है बहरी औरत मैंने अभी अभी कहा कि चल निकल यहाँ से, पहली फुर्सत से निकल। एमसी की इस बात को सुनकर ली होंग शोंग जो सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसा कहते हुए ली होंग शोंग के सेक्ट के लोग एमसी और जिकुनफान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जो लड़की होती है वो अपने साथ में एक खड़ी हुई लड़की से कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो
वो बंदा ली होंगचोन से निपट पाएगा। मुझे तो लगता है कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे रेड लोटस डीमन सेक्ट है। ये जो उसके साथ में लड़की होती है वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसके कल्टीवेशन लेवल को ही नहीं देख पा रही हूँ। ये जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम इसका मतलब है कि उसके कल्टीवेशन रिलम को ही नहीं देख पा रही हो। ये जो उसके साथ में लड़की होती है वो कहती है मैंने उसके रिलम को काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले ही देख लिया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल शील्ड है जो कि मुझे उसके रियल कल्टीवेशन लेवल को देखने से रोक रही है। ये जो लड़की होती है वो कहती है तो इसका मतलब है कि इस ली होंगचोंग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी कुनफान कहते तुम रेड लोटस डीमन सेक्ट की सेमलेस लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे चारों तरफ से घेरने की। एमसी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तुम अब इसे रहने दो। मैं मानता हूँ कि गुस्सा मोटिवेशन होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, पर यहाँ पर इस मैटर में गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हारा टीचर होने के नाते आज मैं तुम्हें एक लेसन टीच करूंगा जो कि तुम्हें याद रखना है। ऐसा कहते हुए एमसी जिस टेबल पर बैठा होता है उस टेबल के ऊपर कुछ स्क्रिप्चर्स को लिख रहा होता है। एमसी कहता है अगर तुम्हारा इनकाउंटर दोबारा ऐसे लोगों के साथ हो तो फिर मैं इन लोगों को जो सबक सिखा रहा हूँ वही उन लोगों को भी सिखाना, क्योंकि वो अपने पूरी जिंदगी भर के लिए इस सबक को नहीं भूलेंगे। ऐसा कहते हुए एमसी जो उस टेबल पर शब्द लिख रहा होता है वो लिखकर कंप्लीट कर देता है, और जिसकी वजह से कि दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर उस इन के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से कि वो इन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पर जो उस इनके अंदर लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं ये क्या ये हेवनली थंडर थी, ये अभी अभी जो आई थी वो हेवनली थंडर थी। थर्ड प्रिंस कहता है ये कैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल थंडर को समन कर सकता है इतनी आसानी से। बायोनिंग का लीडर कहता है क्या हमारे ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड में इस तरीके का आदमी है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो। ली होंगचोंग उस थंडर को देखकर शॉक हो चुकी होती है और कहते हैं क्या ये हेवनली थंडर थी। ली होंगचोंग के जो सेक्टर का एक बंदा होता है वो कहता है जल्दी से लेडी को यहाँ से लेकर चलो, ये ताओइस्ट प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ली होंग के सेक्ट का दूसरा बंदा कहता है मिस जल्दी से जागिए, अब हमें एम्पायर के रिलीज नहीं चाहिए, जल्दी से हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जी क्विनफन कहती है मास्टर क्या सच में ये हेवनली थंडर थी। एमसी कहता है अरे बेवकूफ़ ये सिर्फ एक थंडर टेलिस्मैन था जिसे कि मैंने उस टेबल के ऊपर ड्रॉ किया था। अगर तुम्हें इसे सीखना है तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें ज़रूर से सिखाऊंगा। एमसी की सिस्टम कहती है मास्टर आप ऐसे कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ कर सकते हो, आपकी इस चीज़ को करने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन्स हर्ट हो सकते थे। एमसी कहता है पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। सिस्टम कहती है पर फिर भी आप अपने आसपास देख ही सकते हो। एमसी सिस्टम की बात को इग्नोर कर देता है और जी गुनफन से कहता है जी गुनफन अपने आसपास देखो और बताओ अपने टीचर को कि तुम अपने आसपास क्या देख पा रही हो। एमसी की बात को सुनकर जी गुनफन अपने आसपास देखने लगती है और कहती है हेजिटेशन और घबराहट। ये सभी लोग मास्टर से डरते उस हेवनली थंडर की वजह से कि कहीं मास्टर उस हेवनली थंडर को दोबारा समन ना कर ले। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जीवन फन कहती है ये सभी लोग आपसे डरते हैं उस हेवनली थंडर की वजह से कि कहीं आप उस हेवनली थंडर को दोबारा समन ना कर ले। एमसे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा है, आज मैं इन लोगों से ज़्यादा ताकतवर हुई, इसी वजह से ये लोग मुझसे डरते हैं। और हाँ इस बात को याद रखना कि तुम्हारी प्योर स्ट्रेंथ ही तुम्हारी ट्रू पावर है। मेरी डिसिपल होने के नाते तुम्हें हेवेंस और वर्ल्ड्स में फ्यूचर में तुम्हें एक प्लेस ज़रूर से मिलेगा और इसलिए तुम्हें अपने टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते रहना है। क्या तुम समझ गई। चिकुनफान कहती है हाँ मास्टर मैं समझ गई। सिस्टम कहती है मास्टर आप किस तरीके से इसे सिखा रहे हो, आप एक ह्यूमन को सिखा रहे हो ना कि डीमन को। वो अभी भी एक 15 साल की छोटी बच्ची है। एमसी इस बात को सुनकर कहता है मेरे इस तरीके से सिखाने से चिकुनफान को तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। एमसी की सिस्टम कहती है नहीं मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है किसकी इतनी मौत हुई यहाँ पर मेरी जैंगिंग सिटी में हेवनली थंडर की प्रैक्टिस करने की। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है ये होता है जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड। एमसी कहता है अरे भाई तू उस तरफ का देख रहा है, अपने पीछे पलट कर देख, मैं हूँ जिसने की हेवनली थंडर की प्रैक्टिस की है। एमसी की बात को सुनकर जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम कैसे हो सकते हो जिसने की हेवनली थंडर की प्रैक्टिस की है यहाँ पर। ऐसा कहने के बाद वो अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए एमसी की कल्टीवेशन देखने की कोशिश करता है। जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड जैसे उस टेक्निक का यूज करता है वैसे वो एमसी ने जो अपने ऑरा को छुपाने के लिए बैरियर बनाया होता है उसके अंदर आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ, मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो बस उस बंदे की कल्टीवेशन देखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहते हुए वो आगे जाने की कोशिश करता है और वो एक फॉर्मेशन में फंस जाता है। जैसे वो फॉर्मेशन में फंसता है वो कहता है ये क्या हो गया, मैं नहीं तो अभी इसके सबकॉन्शियसनेस में और ना ही इसकी स्पिरिचुअल पेज में, ये तो इसने जो अपने ऑरा को छुपाने के लिए बैरियर बनाया था ये तो वो है। एमसी उस जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड को देखता है और फिर उसे देखते ही उस जगह से बाहर फेंक देता है और जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड बाहर आते ही जोर जोर से हाँफने लगता है और एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड को ऐसा करता हुआ देखकर जी कुनफन शॉक हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है मास्टर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। बायोनिंग का लीडर अपने मन ही मन में सोचता है अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड ने इस ताओइस्ट प्रीस्ट की कल्टीवेशन देखने की कोशिश की थी, पर इस ताओइस्ट प्रीस्ट ने उस जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड की उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से कि अब मुझे इस चीज़ को देखकर लगता है कि इस ताओइस्ट प्रीस्ट की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है इस जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड से। अगर ऐसा है और इस ताओइस्ट प्रीस्ट की कल्टीवेशन जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा है तो फिर हमारे बायोनिंग के इंटेलिजेंस नेटवर्क को इस ताओइस्ट प्रीस्ट के बारे में पता क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस एम्परर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सालों से है तो
हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए जल्दी। मुझे इस जगह से वापस जाने के बाद में इस ताओइस्ट प्रीस्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगाना होगा। जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है मुझे ना मारने के लिए आपका शुक्रिया सीनियर। मुझे कहता है कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहता है और वैसे भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था और लगता है कि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है उस चीज का। एमसी के ऐसा कहते ही उस जगह की जमीन हिलने लगती है और वहाँ पर एक भूकंप टाइप आने लगता है, जिसे देखकर कि ये ब्लू कहती है लगता है कि ह्यूमन एम्पायर की रूइंस ओपन हो चुकी है। इस बात को सुनकर सभी लोग वहाँ के उस जगह से जाने लगते हैं, उस जगह पर जहाँ पर की ह्यूमन एम्पायर की रूइंस होती है। अब हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की ह्यूमन एम्पायर की रूइंस होती है। वहाँ पर एक बंदा कहता है ये ह्यूमन एम्पायर की रूइंस 50 सालों में एक बार ओपन होती है और फाइनली ये अभी ओपन हो चुके हैं। दूसरा बंदा कहता है मैंने मेरे क्लैन के एल्डर से सुना था कि इस ह्यूमन एम्पायर की रूइंस के अंदर काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर्स जो कि ह्यूमन एम्पायर ने छोड़े थे। तीसरा बंदा कहता है अरे ये ट्रेजर्स तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है एम्परर्स की इनहेरिटेंस जो कि पास्ट में एम्परर रह चुके हैं और सभी बड़े सेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस एम्परर के इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पर आए हैं। चौथा बंदा कहता है तुम यहाँ पर ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, मैंने सुना है कि काफी ज्यादा टाइम से किसी ने भी एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया है, जब से कि प्रीवियस एम्परर मरा है उसके जनरेशन में से किसी ने भी एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया है। ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर हमारा एमसी आ जाता है और एमसी को देखकर जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड एमसी के पास आ जाता है और एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर यहाँ पर ह्यूमन एम्पायर्स के रूइंस के अंदर एक कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से कि इस ह्यूमन एम्पायर की रूइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलियम के कल्टीवेटर्स या फिर सोलियम के नीचे के कल्टीवेटर्स ही एंटर कर सकते हैं। एमसी कहता है तुम्हें इस चीज के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे डिसिपल है जो कि इस ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर जाने वाली है। एमसी की इस बात को सुनकर जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है एमसी से तो फिर ठीक है सीनियर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके डिसिपल का कल्टीवेशन लेवल क्या है। एमसी कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरी डिसिपल सिर्फ और सिर्फ मोटर रिलम में है। इस बात को सुनकर ब्लू कहती है यहाँ पर ये क्या मजाक कर रहा है क्या। येलो कहती है ये किस तरीके का मजाक कर रहा है हमारे साथ, इसकी डिसिपल तो सिर्फ और सिर्फ मोटर रिलम में है, तो फिर ये अपनी डिसिपल को ह्यूमन एम्पायर के रूइंस में भेज कर क्या मारना चाहता है क्या। जिगुनफन इस बात को सुनकर एमसी से कहते हैं मास्टर क्या आप मुझे मारना चाहते हो जो ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर भेज रहे हो। अरे चलो मास्टर वो सब कुछ तो ठीक है पर आपको मेरी कल्टीवेशन सबके सामने रिवील करने की क्या जरूरत थी। एमसी जिगुनफन के गालों को पिंच करते हुए कहता है अरे देखो उस हेवनली थंडर की वजह से ना मैंने काफी ज्यादा लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और वैसे भी अब जबकि तुम मेरी डिसिपल हो तो तुम्हें भी उस ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर काफी ज्यादा अटेंशन मिलने वाली थी, तो इसी वजह से कभी ना कभी तो तुम्हारी रियल कल्टीवेशन सबके सामने आने वाली थी। अरे चलो इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हें ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर जाने से पहले एक टास्क देता हूँ। तुम्हें ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर जाने के बाद एम्पायर्स की इनहेरिटेंस को हासिल करना है। इस बात को सुनकर जिगुनफन हैरान हो जाती है और कहती है क्या एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल करना है। अरे मास्टर तुम पागल वागल तो नहीं हो चुके हो, प्रीवियस एम्परर के मरने के बाद से किसी ने भी उसके जनरेशन में से एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया है, तो फिर तुम्हें कैसे लगता है कि मैं एक मोटर रिलम की बंदी एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल कर सकती हूँ। तुम क्या पागल वागल हो चुकी हो क्या। एमसी कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है तुम ऐसा कर लोगे। सिस्टम भी कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगे क्योंकि मास्टर ने जो कहा है। एमसी की इस बात को सुनकर जिगुनफन सदमे में चली जाती है और कहती है मास्टर तुम्हें मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है लेकिन मुझे मेरे ऊपर रद्दी पर भी भरोसा नहीं है कि मैं एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल कर भी पाऊंगी। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग आ रहे होते हैं और सीधा आने के बाद जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड भी उन्हें ग्रीट करता है। जैंगिंग सिटी के सिटी लॉर्ड से ये बुढ़ाऊ कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे सिटी के अंदर एक ताओइस्ट प्रीस्ट ने अटैक कर दिया था हेवनली थंडर की मदद से, जिसकी वजह से कि एक इन डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बगल में जो लड़की होती है वो भी कहती है हाँ हाँ मैंने भी यही सुना है। अब हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। इस बुढ़े का नाम होता है एल्डर लुओ ज़ैंगफेंग और इस औरत का नाम होता है एल्डर यू ज़ैंग। इस बात को सुनकर सबसे पहले जैंगिंग सिटी का सिटी लॉर्ड हमारे एमसी की तरफ देखता है और फिर हंसते हुए कहता है ना ना ऐसी कोई भी बात नहीं है, यह सब कुछ तो उन रेड लोटस डीमन सेक्ट वालों ने किया था। सिस्टम कहती है मास्टर आपको जिगुनफन के बारे में चिंता नहीं हो रही है क्योंकि वो ह्यूमन एम्पायर के रूइंस के अंदर गई है, तो एमसी कहता है मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी अगर मैं ना होता तो भी वो फ्यूचर में एम्पायर्स की इनहेरिटेंस को हासिल कर ही लेती। और दूसरी बात मैंने उसे एक टेक्निक सिखाई थी जिसकी मदद से कि वो अपने रिलम के रिस्ट्रिक्शंस के पार जा चुकी है, जिसकी वजह से कि वो अब बाकी लोगों की तरह नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने रिलम में 10th लेवल तक ही जा सकते हैं। उसने क्योंकि अपने रिलम के रिस्ट्रिक्शंस को पार कर दिया है, इस वजह से वो अभी अपने मोटर रिलम के 16th लेवल पर है। सिस्टम कहते हैं क्या मास्टर सच में जिगुनफन अपने रिलम के रिस्ट्रिक्शंस के भी बियॉन्ड जा चुकी है। एमसी कहता है हाँ वो अपने रिलम्स के बियॉन्ड जा चुकी है, बस अभी तक उस छोटी लड़की ने इस चीज को नोटिस नहीं किया है। और वैसे चलो इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे मेरे पिछले टास्क के रिवॉर्ड्स को दे दो। इसी के सिस्टम कहते हैं तो फिर ठीक है मास्टर, आपने 2 टास्क को कंप्लीट किया जिसकी वजह से कि आपको टोटल 500 पॉइंट्स रिवॉर्ड के रूप में मिले हैं और एक लॉटरी को ड्रॉ करने का मौका भी। तो क्या मास्टर आप लॉटरी को ड्रॉ करना चाहेंगे। और हाँ सुन लो मास्टर आप प्लीज पिछली बार की तरह इस बार भी लॉटरी के बीच में प्लीज इंटरफेयर मत करना। एमसी कहता है ठीक है तुम लॉटरी को ड्रॉ करो। एमसी की इस बात को सुनकर सिस्टम लॉटरी को ड्रॉ कर देती है और
वो लॉटरी वाला स्पिनर घूमने लगता है और उस गोल्डन बॉल पर आकर रुकता है, जिसे देखकर कि सिस्टम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मास्टर आप यहीं पर ही रुकिए, मैं उस गोल्डन बॉल को लेकर आती हूँ। ऐसा कहने के बाद जैसे ही वो स्क्रीन विंडो के अंदर जाती है उस गोल्डन बॉल को निकालने के लिए, वैसे ही वो तुरंत ही वो स्क्रीन विंडो के अंदर से बाहर आ जाती है और कहती है मास्टर यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी ट्रबल की बात है। ऐसा कहने के बाद उस सिस्टम के स्क्रीन विंडो के अंदर से सिस्टम बाहर आ जाती है और सिस्टम की स्क्रीन विंडो के अंदर से बाहर आते ही वहाँ पर उसके पीछे काफी ज्यादा फ्लेम्स भी बाहर आ जाती है, जो कि बाहर आने के बाद एक फिनिक्स का रूप ले लेती है। बुढ़ा लो ज़ैंग फेंग उस फिनिक्स को देखकर कहता है क्या एक फिनिक्स, यहाँ पर ये फिनिक्स क्या कर रही है। एल्डर यू ज़ैंग कहते हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस फिनिक्स को देखकर कि रोमन एम्परर की रूइंस के अंदर किसी जूनियर ने किसी चीज को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से कि ये फोनिक्स उस रूइंस के अंदर से बाहर आ चुके हैं। ज़ैंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि मुझे किसी ने ऐसा किया है। फोनिक्स बाहर आने के बाद कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई जो किसने कि मुझे मेरे हाइबरनेशन के दौरान डिस्टर्ब किया। एमसी कहता है सिस्टम ये क्या बल्ला है जिसे कि तुमने उस स्क्रीन विंडो से बाहर निकाला है। एमसी की सिस्टम कहती है मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी बला है, रुको मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ, सिस्टम में चेक कर कि ये कौन सी बला है। ऐसा कहने के बाद जैसे सिस्टम में चेक करती है उस फिनिक्स के बारे में, वैसे ही वो शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है मास्टर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगमेंट है, पर फिर भी ये एक कोड लेवल आर्टिफैक्ट है। अब हमें इस फिनिक्स के बारे में बताया जाता है जो कि एक फ्रेगमेंट होता है डिवाइन फायर ऑफ 10,000 रिलम्स का, पर फिर भी ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट होता है। और अब हमें इस डिवाइन फायर के बारे में बताया जाता है ये डिवाइन फायर होती है जिसकी की रैंक 24 होती है 36 डिवाइन फायर्स में। ये डिवाइन फायर अंडरवर्ल्ड में पैदा हुई थी और लेजेंड्स के मुताबिक इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सोल्स को प्यूरिफाई कर सकती है और मेमोरीज को क्लीन कर सकती है। एमसी कहता है ये एक फ्रेगमेंट है पर फिर भी ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है। वाह ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। सिस्टम कहते हैं अरे मास्टर आप इन सारी बातों के बारे में भूल जाओ, सबसे पहले जाओ और जाकर उसे रोको, क्योंकि आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये फिनिक्स मेमोरीज को क्लीन कर सकती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर के सभी लोग गजनी बन जाएंगे। अब इस फिनिक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की ये फिनिक्स कहती है मुझे फिर से स्काई को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी या फिर कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो फ्रेगमेंट इधर उधर अपने फ्लेम से अटैक करने लगता है और उन्हीं अटैक्स में से एक छोटा मोटा सा उसका फ्लेम का टुकड़ा इस बुढ़े के बैरियर को भी जला के रख देता है, जिसे देख कर ये बुढ़ा कहता है ये कैसे हो सकता है, ये फिनिक्स मेरे बैरियर को कैसे जला सकती है। ज़ैंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, इसलिए इससे बचकर रहो और इस फिनिक्स को हराने में मेरी सब लोग मदद करो। इस बात को सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। ये बुढ़ा कहता है ऐसा लगता है कि इस फिनिक्स की कल्टीवेशन सेलेस्टियल रिलम से भी ज्यादा की है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसे रोक भी पाएंगे, हराने की तो बात ही छोड़ दो। ज़ैंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहता है चलो इन सारी बातों को छोड़ो और सबसे पहले इसे रोकने पर ध्यान दो ताकि ये इस रूइंस को डिस्ट्रॉय न कर सके। इस बात को सुनकर सभी लोग उस फिनिक्स को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेते हैं और बुढ़ा कहता है चलो ज़ैंग सिटी के सिटी लॉर्ड और एल्डर यू तुम सभी लोग इसके ऊपर अटैक करो। अब इस बात को सुनकर ज़ैंग सिटी का सिटी लॉर्ड अपने फ्लेम स्लैश से अटैक करता है उस फिनिक्स के ऊपर, तो वही दूसरी तरफ से एल्डर यू ज़ैंग जुनलुआंस सीक्रेट मेथड टेक्निक से और ऐसे ही उस फिनिक्स के ऊपर और भी काफी ज्यादा लोग अटैक करते हैं, पर उस फिनिक्स को उन सभी के अटैक से रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है और उल्टा वही फिनिक्स उन सभी के ऊपर एक काफी ज्यादा जबरदस्त अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इन सारी चीजों को देखकर सिस्टम कहती है मास्टर अब लगता है कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो उस फिनिक्स को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। एमसी कहता है मुझे पता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, भले ये एक फ्रेगमेंट है पर फिर भी ये है तो एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट ही ना, तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा यहाँ पर इस फिनिक्स से निपटने के लिए। ऐसा कहते हुए एमसी अपने पुराने कपड़ों को पहन लेता। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एमसी अपने फाइटिंग वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेगमेंट है पर फिर भी ये एक गॉड लेवल आर्टिफैक्ट है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सीरियस होना ही पड़ेगा। एल्डर यू ज़ैंग कहती है हम इतने ज्यादा लोगों ने इस फिनिक्स के ऊपर अटैक किया पर इस फिनिक्स का हम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। इस फिनिक्स की नजर भी एल्डर यू ज़ैंग के ऊपर पड़ जाती है और फिनिक्स एल्डर यू ज़ैंग को देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी एमसी वहाँ पर आ जाता है और फिनिक्स के अटैक से एल्डर यू ज़ैंग को बचा लेता है। फिनिक्स के अटैक से एल्डर यू ज़ैंग को बचाने के बाद एमसी एल्डर यू ज़ैंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। एल्डर यू ज़ैंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा कहने के बाद एल्डर यू ज़ैंग शर्माते हुए एमसी से कहते हैं थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एमसी उसे इस बात को सुनकर नीचे फेंक देता है और कहता है अगर तुम ठीक हो तो फिर अपने लिए एक जगह को ढूंढो ताकि तुम छुप सको वहाँ पर। ऐसा कहने के बाद एमसी उस फिनिक्स के पास जाने लगता है और वो फिनिक्स एमसी से कहती है तुम कौन हो जिसने कि मेरे उस अटैक को रोक दिया। एमसी कहता है तुम्हें इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर में होने वाला मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर फिनिक्स गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो। ऐसा कहने के बाद एमसी के ऊपर वो अपनी फ्लेम्स से अटैक कर देती है और एमसी फिनिक्स के उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। एमसी को ऐसा करता हुआ देखकर फिनिक्स शॉक हो जाती है और कहते हैं ये कैसे किया तुमने। एमसी कहता है तुम्हें इस चीज़ को जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने वो उंगली में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कि फिनिक्स को काफी ज्यादा चेनें आकर जकड़ लेती है। फिनिक्स कहती है एमसी से तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो मेरे साथ। एमसी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल
फॉर्म में ला रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद एमसी फिनिक्स को एक पत्थर में चेंज कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें रूइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ब्लू कहते हैं वैसे तो ये सभी के सभी स्पीड थी रिलम में ये, पर इन सभी का नंबर कुछ ज्यादा ही है। येलो कहते हैं इन सारी बातों को छोड़ो, पर उस ताविस्ट के डिसिपल को देखो, वो कैसे उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है खाली अपने हाथों के ब्रूट फोर्स से। ब्लू कहते हैं मुझे उसे देखकर किसी बंदी की याद आ रही है। येलो कहते हैं कहीं तुम 9th प्रिंसेस की तो बात नहीं कर रहे हो, ज़ियोनियन डायनेस्टी के। ब्लू कहती है हाँ, और अब हमें जी क्विनफन को दिखाया जाता है जो कि उन सारे पपेट्स को काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही होती है और हाफते हुए कहती है मुझे इन पपेट्स के साथ फाइट कर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टिवेशन तो मोटर रिलम में ही है, पर मेरी स्ट्रेंथ मोटर रिलम से काफी ज्यादा है। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, अब मुझे सेकंड राउंड की तरफ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सेकंड राउंड की तरफ जा रही होती है और कुछ देखकर हैरान होती है और कहती है अब मैं इस चीज का क्या करूँ। अब हमें भी दिखाया जाता है वो जिस चीज़ को देखकर शॉक हुई होती है वो होता है एक लावा पुल। जी क्विनफन उस लावा पुल को देखकर कहती है मैंने कभी नहीं सुना है कि इस ह्यूमन एम्पर के रूइंस के अंदर इस सेकेंड लेवल में ऐसा कोई लावा पुल पे, अब मैं इसे पार करने के लिए क्या करूँ। जी क्विनफन ये कह ही रही होती है कि तभी उस लावा पुल में काफी ज्यादा बुलबुले उठने लगते हैं और तभी उस लावा से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर निकलता है जिसकी की कल्टिवेशन सोल रिलम में होती है और वो बीस्ट बाहर निकलते एक जोर की दहाड़ मारता है और फिर जी क्विनफन को देखता है और कहता है ओए मोटन रिलम की नल्ली, तू यहाँ पर क्या कर रही है, निकल जा यहाँ से वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो वापस से उस लावा में जाते हुए कहता है आजकल पता नहीं किस तरीके के नल्ले नल्ले लोग आने लगे हैं इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के सेकेंड लेवल में। जी क्विनफन इस बात को सुनकर कहती है अरे भाई ऐसा मत कहो यार प्लीज, दिल से बुरा लगता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जी क्विनफन जोर जोर से चिल्ला रही होती है अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे नेक्स्ट लेवल में जाना है तो फिर मुझे इस लावा सी को क्रॉस करना होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर एक सोल रिलम का बीस्ट है जैसे कि मैं हरा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मोटर रिलम में हूँ। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से वापस चली गई बिना एम्परर की इनहेरिटेंस को हासिल करे तो फिर मास्टर मुझे काफी ज्यादा डांटेंगे। एमसी भी वहाँ पर उस जगह पर आ जाता है और दूर से जी क्विनफन को देखते हुए कहता है सिस्टम से ये लड़की इतने ज्यादा पैनिक क्यों कर रही है। बस उस छोटे से सांप को देखकर सिस्टम कहती है मास्टर ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो अपने से ज्यादा हायर रिलम वाले कल्टिवेशन बेस के बीस्ट को देखेगी तो वो डर जाएगी क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी 15 साल की छोटी बच्ची है जो कि अभी अपने मोटर रिलम में ही है। एमसी कहता है सच में अगर ऐसी बात है तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। एमसी सिस्टम से ऐसा कहने के बाद जी क्विनफन से कहता है जी क्विनफन तुम इतनी ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रही हो। जी क्विनफन एमसी की आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखती है और कहती है मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गई, इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के अंदर तो कल्टीवेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से कि इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सोल रिलम के कल्टिवेटर्स आ सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आ गए। एमसी इस बात को सुनकर कहता है इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम इस सेकंड लेवल पर तो काफी ज्यादा टाइम से आ चुकी हो तो फिर इसके आगे क्यों नहीं जा रही हो। जी क्विनफन कहती है मास्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं इस लेवल के आगे नहीं जाना चाहती हूँ, पर आप सर आगे देखिए तो वहाँ पर लावा सी है जिसके अंदर की एक ड्रैगन बीस्ट है जिसकी कल्टिवेशन सोल रिलम में, तो फिर आपको कैसे लगता है कि मैं एक मोटर रिलम की कल्टिवेटर उस ड्रैगन बीस्ट को हरा कर इस लेवल से नेक्स्ट लेवल में जा सकती हूँ। एमसी कहता है ये फर्स्ट लेवल सोल रिलम का बीस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है तो जाओ और जाकर उसे हराओ। जी क्विनफन कहती है मास्टर आपका पागल वागल तो नहीं हो चुके हो, वो सोल रिलम का बीस्ट है तो फिर मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ। एमसी कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम किसी ट्रबल में आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर जरूर से आऊंगा। जी क्विनफन इस बात को सुनकर एक प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहती है क्या सच में मास्टर आप ऐसा करोगे। एमसी कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जी क्विनफन को ऐसा बलि का बकरा बनाता हुआ देखकर सिस्टम हंसने लगती है और कहती है इस लड़की को बलि का बकरा बनाना कितना ज्यादा आसान है। जी क्विनफन कहती है मास्टर अगर मैं किसी ट्रबल में आ जाऊंगी और आप मुझे बचा लोगे तो फिर ठीक है, मैं एक बार उस सोल रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए वो लावा के पास जा रही होती तो तभी एमसी उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे उस लावा में फेंक देता है और कहता है बेवकूफ, जबकि मैं तुम्हारी अब मदद करने के लिए तैयार हो चुका हूँ तो तब भी तुम उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो। देखो गाइस उस ड्रैगन बीस्ट और जी क्विनफन के बीच में जो फाइट हुई है ना वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई, तो इस वजह से मैं उसकी फाइट को स्किप कर दे रहा हूँ। अब बैक टू स्टोरी हमें दिखाया जाता है जी क्विनफन ड्रैगन बीस्ट को हराने के बाद थर्ड लेवल में आ चुकी होती है और एक जगह पर गिरी हुई होती है और जोरों जोरों से हाफ रही होती है और तभी वहाँ पर एमसी आते हुए कहता है जी क्विनफन सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया खाली अपने हाथों से एक सोल रिलम के बीस्ट को हराकर। ऐसा कहने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है अगर तुमने अभी इनफ रेस्ट कर लिया होगा तो फिर चलो अभी दोबारा से स्टार्ट हो जाओ। जी क्विनफन इस बात को सुनकर डर जाती है और कहती है दोबारा से स्टार्ट हो जाओ, क्या मतलब है मास्टर आपका इस बात से। एमसी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी इस राउंड का ट्रायल जो है ना वो एक्टिवेट कर दिया है जिसमें कि तुम्हें 2 सेलेस्टर रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करनी है। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों बीस्ट को जिसके साथ के जी क्विनफन को फाइट करनी होती है। उनमें से एक होता है ये ईगल वाला बीस्ट और एक होता है ये गोरिल्ला वाला बीस्ट, और इन दोनों बीस्ट को देखकर जी क्विनफन घबरा जाती है और कहती है मास्टर से मास्टर अगर ऐसी बात है तो ये दोनों तो फिर मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या इसलिए आप मेरी मदद नहीं करेंगे इन दोनों को हराने में। एमसी कहता है हम उस बात के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे
सबसे पहले मैं इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये उतने ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, पर फिर भी इस बेवकूफ़ बंदर को वाइल्ड थंडर एंशिएंट एप कहा जाता है और इसका मीट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि इसकी बॉडी। और जहाँ तक बात रही इस ईगल वाले बीस्ट की, तो इसे मैजिक फेदर गोल्ड कहा जाता है, जिसके की विंग ग्रिलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ, तुम्हें इस ह्यूमन एम्परर के रूइंस के पीछे जाना है, जिसके लिए कि तुम्हें इन दोनों मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। चिकन फन इस बात को सुनकर कहते हैं, मास्टर क्या अब मैं आपको एक अप्रेंटिस के तौर पर पसंद नहीं हूँ, जो कि आप मुझे इस मॉन्स्टर को एक फूड के तौर पर खिलाना चाहते हो। एमसी कहता है, तुम ऐसे कैसे बेवकूफ़ों की तरह बातें कर सकते हो, और जल्दी से जाओ और इस ह्यूमन एम्परर के ट्रायल को पास करो। ऐसा कहते हुए एमसी उस ड्रैगन के पास आ जाता है जिसे कि चिकन फन ने हराया होता है। एमसी उस ड्रैगन के पास जाने के बाद कहता है, ओए पिद्दू से ड्रैगन जाओ और जाकर बाहर किसी को भी इस जगह के अंदर आने से रोको। इस बात को सुनकर वो ड्रैगन उस जगह से तुरंत निकल जाता है, और उस ड्रैगन के उस जगह से निकलने के बाद वो ईगल वाला बीस्ट एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। पर एमसी उसे अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस एनर्जी वाले हाथ से उसे ईगल वाले बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कि वो ईगल वाला बीस्ट वहीं पर ही जलकर मारा जाता है, जिसे देखकर कि चिकन फन का मुंह फटा का फटा रह जाता है। सिस्टम एमसी से कहते हैं, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पर एक ही बीस्ट बचा है। एमसी कहता है, उसने मेरे ऊपर अटैक पहले किया था, इस वजह से मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है। चिकन फन एमसी से कहती है, मास्टर क्या इस लेवल को क्लियर करने में आप मेरी मदद करने वाले हो। एमसी कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तुम्हारी इस लेवल को क्लियर करने में मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से गायब होकर चला जाता है और कहता है, अब मैं इस राउंड के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो एंजॉय योर सेल्फ। चिकन फन कहते हैं, मास्टर क्या सच में आप सीरियस हो, आप में से कैसे मुझे एक सेलेस्टियल रिलम के बीस्ट के साथ फाइट करने दे सकते हो। एमसी के वहाँ से जाने के बाद वो गोरिल्ला वाला बीस्ट चिकन फन को देखकर गुर्राने लगता है और चिकन फन के ऊपर अटैक कर देता है, पर चिकन फन उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाती है और दोबारा से वो गोरिल्ला वाला बीस्ट चिकन फन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, पर चिकन फन उस पंच को झुक करके बच जाती है। और ऐसे ही वो गोरिल्ला वाला बीस्ट चिकन फन के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है और चिकन फन उसके अटैक से बचे जा रही होती है। चिकन फन उस गोरिल्ले वाले बीस्ट के अटैक से बचने के बाद कहती है, इस गोरिल्ले वाले बीस्ट की डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं इसके साथ हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकती, वरना मैं मारी जाऊंगी। चिकन फन ने सब कुछ कह रही होती कि तभी एमसी उसके माइंड टू माइंड कहता है, चिकन फन ये गोरिल्ला वाला बीस्ट उस छोटे से ड्रैगन की तरह नहीं है जो कि थोर रिलम में था, ये सेलेस्टियल रिलम का एक बीस्ट है, जिसकी वजह से कि तुम्हें इसके साथ फाइट करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करते हुए इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के एक वीकनेस को फाइंड करना चाहिए और तब जाकर के इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के ऊपर अटैक करना चाहिए। चिकन फन इस बात को सुनकर कहती है, मास्टर मैं समझ गई। ऐसा कहने के बाद वो अपने आसपास एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है और कहती है, इस गोरिल्ले वाले बीस्ट के आसपास चारों तरफ लाइटनिंग है, तो फिर ऐसे कैसे मैं इसके वीकनेस को फाइंड करूँ। चिकन फन ये सब कुछ कह रही होती कि तभी वो गोरिल्ला वाला बीस्ट अपने मुंह के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, जिसे देख करके चिकन फन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, नहीं अरे नहीं, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। चिकन फन की इसी बात के साथ ये एपिसोड पर ही खत्म होता है। तो देखो गाइस,